नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सेहत के इस प्रोग्राम में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे लड़कियों और महिलाओं से जुड़ी उन सामान्य और गंभीर बीमारियों के बारे में जिसे कई बार महिलाओं की अनदेखी की वजह से गंभीर होते हुए हमने देखा है। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रकाश, जब हम चर्चा करते हैं फीमेल्स को लेकर, तो उन बच्चियों से हम शुरू करें जिनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, वहाँ के कॉम्प्लिकेशन से लेकर अगर आप सर्कल देखें तो मीनोपॉज के स्टेज तक पहुँचते तक महिलाओं को कई दौर से गुजरना पड़ता है, कई तरीके की तकलीफ़ें उन्हें होती हैं। तो एक सामान्य सी जो तकलीफ़ें हैं बीमारी के तौर पर, वो कौन सी होती हैं और क्या लक्षण होते हैं उसके? फीमेल्स में वो यंग लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं तो जनरली ये तकलीफ़ होती है कि मासिक जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो या तो कम समय में आ जाता है या फिर लंबा खींच जाता है या फिर ब्लीडिंग का जो अमाउंट है ब्लड का वो कम ज़्यादा रहता है। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम्स रहते हैं बॉडी में। तो उसके पीछे बेसिक जो रीज़न है वो जनरल हेल्थ तो आता है। वो जनरल हेल्थ के कारण जो है फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो उनका लेवल जो है वो कम ज़्यादा होता है, अफेक्ट होता है। तो उसके लिए जनरली ये रहता है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपना हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ आपने कही कि जो यंग लड़कियां हैं या जो यंग लेडीज़ हैं उनके जब पीरियड्स होते हैं तो कई बार ये होता है कि बहुत लंबी अगर ब्लीडिंग चल रही है या कई कई महीनों तक किसी बच्ची को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये सामान्य है, हार्मोनल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है? क्योंकि कई बार देखा है कि गंभीर एनीमिया या दूसरी बीमारी की तरफ भी उन्हें वो सिम्टम्स ले जाते हैं। तो क्या यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है? हाँ, यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर एनीमिया है जैसे कि, तो उसमें ये देखना चाहिए कि एनीमिया के पीछे कारण क्या है। जनरली एनीमिया है तो उसके कारण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंसेस होंगे और फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। तो उसके पीछे कोई इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करना पहले इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हार्मोनल ट्रीटमेंट स्ट्रेट वे स्टार्ट कर दें। अच्छा, हार्मोनल जो ट्रीटमेंट का जिक्र आप कर रहे हैं, चूँकि हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं उस समय पर, और ये जो ट्रीटमेंट होता है कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो क्या हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होता है वो सेफ़ होता है या इससे थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है या बहुत समझ के लेने की ज़रूरत होती है? बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो कार्सिनोजन की तरह काम करते हैं। हार्मोन्स का सप्लीमेंटेशन कार्सिनोजन का काम करता है, यानी उनके कारण कैंसर भी हो सकता है। और दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला जाता है, डीवीटी। वो जो बॉडी की खासकर थाई और लेग्स में जो ज़्यादा कैलिबर वाली वेन्स हैं वो उनमें कहीं भी सडन ब्लॉक हो सकता है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो डीवीटी और कैंसर ये दो खास साइड इफ़ेक्ट हैं मेजर हार्मोनल थेरेपी के। अच्छा, हार्मोनल थेरेपी में अगर एलोपैथी की अगर हम बात करते हैं या आपकी रिसर्च मेडिसिन की बात करते हैं, क्या ज़रूरत है कि हार्मोनल थेरेपी में मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है या कोई और ऐसा तरीका है जिससे हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सके, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो? जी हाँ, उसके लिए जो अगर कोई भी डिज़ीज़ पेशेंट का चेकअप करने पे कोई भी डिज़ीज़ अगर सस्पेक्ट होता है, एग्ज़ाम्पल के लिए मलेरिया को ही ले लीजिए, तो उसके कारण ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी पॉसिबल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जनरल हेल्थ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। जनरल हेल्थ ठीक होगा तो हार्मोन्स का लेवल ठीक होगा और हार्मोन्स का लेवल ठीक है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक होगी।
मतलब सारी कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती हैं। इसमें आपकी रिसर्च क्या कहती है और किस तरीके का ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करते हैं? मेरी रिसर्च तो ये कहती है कि यहाँ पे भी इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स काम आते हैं, और वैसे तो हमारे पूरे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, सेल्स इम्यून सिस्टम के हैं हर जगह, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें यूट्रस और ये सब ओवरीज ये ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो उनमें एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम एग्जिस्टिंग होता है। तो उसको अगर स्पेसिफिकली टारगेट किया जा सके और ऐसी मेडिसिन अगर अवेलेबल की जा सके कि उन पे उन जगह पे जो सिस्टम है यूट्रस में और ओवरीज में, तो उस पे वो इफ़ेक्ट करे और इन्फ्लुएंस करे उसको, तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट आपका रिसर्च कहता है डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी फीमेल्स में देखा गया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या किसी में कई कई महीने तक नहीं है। तो ये जो इरेगुलरिटी होती है, क्या ये इस थेरेपी से वो ठीक हो जाती हैं, क्योर हो जाती है ये प्रॉब्लम्स? हाँ, बिल्कुल होती हैं। इसमें मैंने देखा है कि जो मिनोरेजिया बोलते हैं और मेट्रोरेजिया, मतलब ब्लड का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो जल्दी आ जाना, तो मिनोरेजिया, और मेट्रोरेजिया यानी अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस वो ज़्यादा जाता है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं उसमें बहुत ही मार्वलस रिज़ल्ट मिलता है ये इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स के कारण। लेकिन जो डिलेड मेंसेस का कंप्लेन होता है कुछ लेडीज़ में, तो उसमें उतने एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं हैं समहाउ, तो उस पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। मिलते तो हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो क्या आपने अपने रिसर्च मेडिसिन में इसके लिए कुछ नई मेडिसिन क्रिएट की है, इजाद की है, या प्लाज्मोनिल यहाँ पर काम करती है? कैसे होता है ये? ऐसे पेशेंट के लिए प्लाज्मोनिल तो काम करती है, वो बहुत ही मार्वलस इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग है। और उसके अलावा जो है स्पेसिफिकली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे काम करे ऐसी दूसरी इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफिकली ओवरीज यूट्रस में जो इम्यून सिस्टम है अलग से उस पे काम करती है। उसका नाम फेमिटोन है, कैप्सूल फेमिटोन, तो उस पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, महिलाओं से जुड़ी ये जो सामान्य बीमारियां हैं जिसको सामान्य समझते हैं डॉक्टर साहब, कई बार ये क्या इतनी गंभीर हो सकती है कि आगे चल के गर्भधारण में या उससे यूट्रस से संबंधित कोई गंभीर बीमारी हो सकती है अगर इसको अनदेखा किया जाए तो? इसमें अनदेखा करने पे देखिए कि रूट जो काज था, मेन कारण, इन बीमारियों का मेन कारण था हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस तो बॉडी में बना रहेगा अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं जी। तो वो इम्बैलेंस जो है वो अल्टीमेट जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस का एंडोथेलियम है, ओवरीज का अंदर का पार्ट है, ओव्यूलेशन होता है, ये सब इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो साइलेंटली डैमेज होगा। अच्छा। और अल्टीमेटली इट मे लीड टू परमानेंट इनफर्टिलिटी इन द फीमेल। तो ये काफ़ी गंभीर होता है, इसलिए जी। तो ऐसे केसेस में कैसा आपने देखा कि रिकवरी कितनी है और फीडबैक कैसा मिलता है फिर ट्रीटमेंट के बाद? इसमें जो टेस्ट रहते हैं ज़रूरी वो तो करवाने रहते हैं। कंप्लेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी रहते हैं पेशेंट के, तो वो कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलता है कि नहीं हमारे मेडिसिन से। और जो रूटीन ब्लड का जो पिक्चर है उसमें भी कुछ हिंट्स हमको मिल सकते हैं। सोनोग्राफी करवाते हैं तो एंडोथेलियम जो यूट्रस का है, एंडोथेलियम, उसमें कई बार जो डिजीज्ड एंडोथेलियम है उसमें एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, थिकनेस बढ़ जाती है। तो वो इसमें सोनोग्राफी में जो है हमको आइडिया लग सकता है कि थिकनेस पहले से कम हुआ कि क्या हुआ।
तो इन जांचों के बाद में आप कह रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है वो काफ़ी कारगर है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जानकारी के लिए। तो महिलाओं से जुड़ी जो भी समस्या है इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर स्त्री को गर्भधारण करना है, संतान को जन्म देना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो। इसलिए शुरुआती कदम में ही इन बातों को गंभीरता से लें और अपना इलाज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।